हाय स्टूडेंट, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में आज के लेक्चर 6 का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के माध्यम से कैसे अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। बच्चों, एक तरीके से देखा जाए तो आज का हमारा सेशन प्रैक्टिकल सेशन ही होगा। स्टूडेंट, अब तक हमने देखा कि प्रिंटफ की मदद से एक साधारण सा मैसेज हम स्क्रीन पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम फॉर्मेटिंग करना भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अपने सी एडिटर पर होगा। अब इसके लिए हम ओपन करते हैं टर्बो सी एडिटर। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे नई फाइल पर, और नई फाइल चूँकि हमारी ऑलरेडी ओपन है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम प्रिंट करूँ, पर सरनेम हमारा सेकेंड लाइन में आए, इसलिए आप देखिए हम लिख रहे हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h, और दूसरे लाइन में हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसको हम क्यों लिखते हैं। और अब हम आगे लिखेंगे मेन के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं अपना नाम प्रिंट करने का, और दूसरी लाइन में हम अपना सरनेम प्रिंट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कैसे हम एक लाइन में मैसेज प्रिंट करते हैं और कैसे CLR या CR का यूज़ करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली CLR या CR क्या है? CLR या CR स्क्रीन को क्लीन करने के लिए मीन्स जो भी कंटेंट हम लिखे रहते हैं उस कंटेंट को वो आउटपुट स्क्रीन पर क्लीन कर देता है। तो अब मैं इसके नीचे लिखूँगा प्रिंट एफ, और डबल कोट्स में लिखूँगा अपना नाम माई, या मैंने लिख दिया JAITRAKASH, और इसके बाद अब ये मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाकर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? अपना नाम। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम इसको लिख रहे हैं, ये डबल स्लैश में हम लगाकर हम लिख रहे हैं कमेंट, और हम जानते हैं कि कमेंट पोर्शन कभी भी कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है। तो इसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्या कि इट इज़ स्क्रीन क्लीनर, मीन्स कि ये हमारे स्क्रीन को क्लीन कर देगा। अब आप देखिए डबल स्लैश के बाद ये हमने कमेंट लगाया, और कमेंट लगाने, और हम लोग जानते हैं कि जो हम कमेंट लगाते हैं वो कंपाइलर हमारा उसे कंपाइल नहीं करता है। तो अब इसके बाद हम प्रिंटफ की मदद से हम क्या लिखे हैं? मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है। और फिर दूसरा प्रिंटफ हम लिखेंगे, और दूसरे प्रिंटफ में हम क्या लिखेंगे? अपना सरनेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दूसरे प्रिंटफ में अपना सरनेम लिखा, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं? लास्ट में हम लगा देते हैं गेट CH। हम लोग जानते हैं कि गेट CH हम क्यों लगाते हैं। तो और हमने यहाँ पर
कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब गेट ch का पर्पज़ है कि हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि गेट ch हम लोग क्यों लगाते हैं। गेट ch का पर्पज़ है कि हम बिना Alt F5 किए आउटपुट स्क्रीन को क्या कर पाएँ, देख पाएँ। जबकि हम लोग जानते हैं कि गेट ch का काम क्या होता है। गेट ch का काम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लेने के लिए होता है, और जब तक एक कैरेक्टर ले नहीं लेगा, मीन्स हम लोग जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे, उसको कैरेक्टर मिलेगा नहीं, तब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा। इसलिए आउटपुट स्क्रीन हमें दिखती रहेगी। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से हमने 2 प्रिंटफ लगा करके नाम और सरनेम प्रिंट कराया है, इस तरीके से अगर हम ये सोच रहे हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक बार हम जो है रन करके देखते हैं। हमने किया Ctrl+F9। अब यहाँ पर 2 एरर आ गया है, एस इंक्लूड std। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर d नहीं लगाया है, stdio.h। और अब देखिए यहाँ पर एरर हमारा 0 आ गया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जयप्रकाश मिश्रा हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो और बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिख रहा है। किसके बीच में, हमारे नेम और सरनेम के बीच में। जबकि जय और प्रकाश के बीच में स्पेस दिख रहा है। इसके लिए हम जय और प्रकाश को भी एक कर देते हैं। और अब हम इसको पुनः जो है रन कराया, तो आप देखिए कि इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जहाँ पर ही कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप लोग नोटिस करिए, जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं कर्सर कहाँ है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है हमारा कहाँ पर, सरनेम के बाद। ये कर्सर हमारा सरनेम के बाद ब्लिंक कर रहा है। तो अगर अब मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट होना कहाँ से स्टार्ट होगा, सरनेम के बाद से स्टार्ट होगा, मीन्स जहाँ पर कर्सर है। तो बेसिकली कर्सर की पोजीशन हमें कंट्रोल करना होगा। अगर मैं पूरे स्क्रीन में और कहीं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो नाम प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, तो मैं \n लिखूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं \n लिखूँगा। तो \n क्या है, यह एक स्पेशल सिंबल है जो एज इट इज़ प्रिंट ना होकर इसका इफ़ेक्ट मुझे नज़र आता है। तो पहले printf नाम प्रिंट कर देगा, उसके बाद \n चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पहले printf में अपने नाम के बाद \n। अब देखिए क्या करेगा, अब पहले printf में हमारा नाम प्रिंट होगा, उसके बाद \n चलेगा, जो कि \n नहीं प्रिंट होगा स्क्रीन पर, बल्कि क्या होगा, बल्कि नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग पर आ जाएगा। तो इसे न्यू लाइन कर्सर भी बोलते हैं। तो जैसा कि कर्सर न्यू लाइन पर आएगा, तो आप कुछ भी प्रिंट कराएंगे उसको वो नेक्स्ट लाइन से ही दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो ये देखेंगे कि हमारा सरनेम न्यू लाइन पर आ चुका है। अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं, और आप लोग ये देखिए कि जयप्रकाश और हमारा सरनेम मिश्रा नई लाइन पर आ गया है। तो ये हमारा नई लाइन में लिखने के कारण नहीं है, ये किसके कारण है, ये \n के कारण है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम printf 2 बार लिखें। अब ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम printf 2 बार लिखें।
हम चाहें तो ये दूसरा प्रिंटफ हटा सकते हैं, हम चाहें तो ये दूसरा प्रिंटफ यहाँ से हम हटा सकते हैं। और अभी हम इसको इसी स्टेज पर अगर हम रन कराएं, कंट्रोल F9 करें, तो आप देखिए जयप्रकाश ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अब नोटिस करिए कि नाम के बाद कर्सर न्यू लाइन पर आया है कि नहीं। तो आप देखिए बैक स्लैश की वजह से कर्सर कहाँ पर आ गया है, नई लाइन पर है, प्रकाश के बाद नहीं है, वो नई लाइन पर ब्लिंक कर रहा है। तो अब मैं और कुछ भी लिखता हूँ इसी प्रिंटफ के आगे, तो वो नेक्स्ट लाइन में ही दिखेगा। अब देखिए हम इसी प्रिंटफ के आगे अगर मैं लिख देता हूँ MISHRA, अगर मैं लिख देता हूँ मिश्रा, क्योंकि हमें मिश्रा प्रिंट होने के पहले ही हमारा /n मतलब न्यू लाइन पर जा चुके हैं जयप्रकाश के बाद, तो ये हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं मिश्रा। तो स्लैश यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आउटपुट आएगा तो \n का क्या काम होगा। अब हम देखेंगे तो हमारा कंट्रोल F9 करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जयप्रकाश और मिश्रा हमारा दूसरी लाइन में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक ही लाइन में /n का यूज़ करके, एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके दो लाइन में अपने आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। तो \n क्या है, \n बेसिकली एक एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस्केप सीक्वेंस उस स्पेशल सिंबल को बोलते हैं जो \/ से स्टार्ट होते हैं और \/ के बाद कुछ लेटर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जिनकी कुछ मीनिंग होते हैं। इनके मीनिंग के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप उन सारे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके देखिए कि उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो इसके लिए हम अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पर /n लगाए हैं तो वहीं पर अलग अलग सिंबल्स लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग भी करिएगा। और वो एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट आप लोगों के साथ आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में PDF के रूप में मिल चुका है। तो अब हमें ये समझ में आ चुका होगा कि हमें किस तरह से आउटपुट करना है और आउटपुट में क्या करना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डेटा टाइप का डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं और वेरिएबल बनाए जाते हैं। तो अब आप देखिए इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैं बनाने जा रहा हूँ 2 वेरिएबल, ठीक है, और वो 2 वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं int a, b। अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिया, मैंने int डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। देखिए अब यहाँ पर int वाइट कलर से दिखाई दे रहा है क्योंकि int एक क्या है, int एक कीवर्ड है। और इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया a और दूसरा वेरिएबल लिया b। अब a वेरिएबल में मैंने मान लीजिए a वेरिएबल में मैं असाइन करने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a असाइन 5। और दूसरा वेरिएबल जो मैंने b लिया है उसमें हम वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं b असाइन 15, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू को भी असाइन कर दिया है। अभी हमने सिंपली 2 वेरिएबल ही अपने प्रोग्राम में बनाया है, उन दोनों वेरिएबल में वैल्यू रखी हुई है। अब उसमें से
एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में प्रिंट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है CLR या CR। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि एक्शन स्टेटमेंट C लैंग्वेज में बाद में लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के पहले एक्शन स्टेटमेंट लिख दें। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले हम लिख दें CLR या CR, क्योंकि CLR या CR एक्शन स्टेटमेंट है और हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। मीन्स हम कह सकते हैं कि INT A assign 5, B assign 15 के पहले CLR या CR लिख दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कंपाइल करने पर एरर आएगा। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए क्या हो गया भाई, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर का, लेकिन ऐसा यहाँ पर एरर आना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम इंट के बाद ही लिखेंगे। एक सेकेंड, ये हमारा पहले प्रोग्राम जो था वो सही था। और तो ये कंपाइलर की बात होती है कि हमारा कंपाइलर किसको डिटेक्ट कर रहा, हो सकता है कि वो इसको इग्नोरेंस में डाल दे रहा है। तो अगर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो अब मैं printf के अंदर, अब जो मैंने printf फंक्शन लिखा हुआ है, अब मैं printf के अंदर डबल कोट्स में क्या लिख रहा हूँ? मान लीजिए मैंने लिख दिया A, डबल कोट्स में मैंने लिखा A, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि उससे स्क्रीन पर A प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम अगर इसको रन कराते हैं तो हमारे स्क्रीन पर A प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर केवल क्या दिख रहा है? केवल A दिख रहा है। तो अभी अगर मैं A की जगह पर, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर A की वैल्यू है 5। तो अगर मैं A की जगह पर 5 प्रिंट करा दे रहा हूँ, या मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 4, तो A की जगह पर जहाँ A मैंने लिखा था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। तो देखिए अब इसको अगर हम कंपाइल कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा? स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये हमेशा जितने बार हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे 4 ही ये प्रिंट करेगा, हमेशा A की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर A में 4 की जगह 6 होता तो भी वो क्या प्रिंट कराता? 4 ही प्रिंट कराता। जैसे यहाँ पर A की जगह पे हम क्या लिख दें? 6 लिख दें और दोबारा इसको हम कंपाइल कराएं तो आप देखिए क्या प्रिंट करेगा? ये 4 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो हमें A की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है, सिर्फ 4 प्रिंट कर रहा है। तो printf फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं और वो यही यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अगर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसकी जगह पर जहाँ प्रिंट कराना है वहाँ हम क्या लिख देंगे? वहाँ पर हम लिखेंगे क्या? %d। वहाँ पर क्या लिखेंगे? %d। और जहाँ डबल कोट्स इंड हो रहा है, मीन्स डबल कोट्स यहाँ पर इंड हो रहा है, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर हम कॉमा ऑपरेटर लगाएंगे। बाद में हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं। मान लीजिए हम
ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पर हमने ए वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो अब आप देखिए, इसके पहले हर बार 4 प्रिंट कर रहा था, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर अब ये 6 प्रिंट कर रहा है। तो यदि ए की वैल्यू 6 ना होके 4 होती तो यहाँ पर क्या प्रिंट करता, यहाँ पर 4 प्रिंट होता। जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें 4 और पुनः इसको कंपाइल कराएं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 4 हो रही है। यानी एक्चुअल में प्रिंट एफ ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर %d क्या है, %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो डबल कोट्स में लिखा गया है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसका प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे आउटपुट स्क्रीन पर देखना है a = 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि printf फंक्शन में डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा जाता है वह एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। यहाँ लिख रहा हूँ a = उसके बाद %d। अब आप देख रहे हैं कि a = ठीक है, a = स्क्रीन पर एज इट इज़ दिखाई देगा क्योंकि यह डबल कोट्स में लिखा हुआ है। लेकिन %d की जगह a की वैल्यू दिखाई देगी, इसलिए नहीं कि %d के पहले a लिखा है, इसलिए कि डबल कोट्स और कामा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखा है जिसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसा कि इसके पहले हम देख चुके हैं। अब अगर हम इसको रन कराएं तो आप देखिए कि ये प्रिंट होके आ रहा है a = 4। तो मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ a इज़ 4, तो ये कैसे आएगा, इसके लिए सोचिए। आप चाहें तो स्क्रीन को पास करके सोच सकते हैं। तो देखिए इसका सलूशन मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैंने लिखा है a = इसके पहले मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ a इज़, वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर, ये एज इट इज़ हमें चाहिए। और फिर मैंने लिखा %d और फिर डबल कोट्स के बाहर कामा के बाद लिखा a। इसे भी रन करा के अगर हम देखते हैं या देखें तो आप देखिए क्या लिख के आएगा, वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर जैसा हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ वह वहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। अब मैं ऐसा मैसेज चाहता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 5। अब ये यहाँ पर अगर हम देख लें तो मान लीजिए हम चाहते हैं द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 5। ये चूँकि डबल स्लैश से लिखा है तो ये हमारा कमेंट के रूप में कंपाइलर समझेगा और जिसे वो कंपाइल नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो अगर हम इस तरह का मैसेज चाहते हैं तो मैं a और b दोनों की वैल्यू अब यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर चलिए 5 ही कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर b की वैल्यू भी मुझे असाइन करना पड़ेगा 5। तो अब आप सोचिए कि printf में आप क्या लिखेंगे। फिर वही मैं कहूँगा कि चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके कॉपी पर स्टेटमेंट लिखिए और फिर उसको यहाँ पर आप कोडिंग में लिखिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे printf में
वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर चूंकि इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर हम लगाएंगे वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। उसके बाद लिखेंगे एंड हमारा मैसेज क्या है, बी इज, फिर लिखेंगे परसेंट डी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी एंड बी इज परसेंट डी। और उसके बाद हम डबल कोट्स एंड कॉमा ऑपरेटर के बाद लिखेंगे ए कॉमा बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक से अधिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटएफ में लिस्ट ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डबल कोट्स और कॉमा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। तो अब हम यहाँ पर आप नोटिस करिए कि डबल कोट्स से डबल कोट्स के बीच में, मतलब डबल कोट्स और डबल कोट्स के बीच में 2% डी लगा हुआ है। आप देखिए इस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसमें डबल कोट्स ये और डबल कोट्स के बीच में 2% डी लगा हुआ है और मैसेज है वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और पहले परसेंटेज की जगह क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू। ये जो परसेंटेज लगा हुआ है इसके लिए ए की वैल्यू ये प्रिंट करेगा और दूसरे और उसके बाद मैसेज लिखा हुआ है कि एंड बी इज। ठीक है, तो ये भी हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर क्या आया हुआ है, परसेंट डी आया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर ये यहाँ पर परसेंट डी आया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ए इज एज इट इज प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर देखिए परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू प्रिंट होगी एंड बी इज, फिर दूसरा परसेंट डी लगा हुआ है, इसकी जगह वैल्यू प्रिंट होगी बी की। अब इसको अगर हम रन करा के देखें तो देखिए क्या आता है, इसको हमने किया कंट्रोल F9, यस वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड बी इज 5। तो इस तरीके से हम मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज। अब मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं, चलो इसको हम मल्टीपल कमेंट के रूप में लिख देते हैं ये। अब मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं सम ऑफ सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा मल्टीपल कमेंट है तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 और 5 से मेरा मतलब नहीं है। ए और बी की वैल्यू मीन्स जो भी ए और बी में स्टोर है उसको सम करके प्रिंट कर दें, हमारा इससे मतलब है। चूँकि 4 ए में 4 और बी में 5 स्टोर है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरह से। तो देखिए अब हम प्रिंट एफ में चेंज करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे कि क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ परसेंट डी एंड यहाँ भी चूंकि नंबर प्रिंट कराना है तो यहाँ भी लिखेंगे एंड परसेंट डी। क्या लिखेंगे, सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी। ठीक है, इज, क्या लिखेंगे, इज। आप देखिए यहाँ पर हमको क्या कराना है, यहाँ पर देखिए सम ऑफ 4 एंड 5, यहाँ लिखा सम ऑफ ए की वैल्यू परसेंट डी एंड बी की वैल्यू यहाँ पर इज। फिर हम लिखेंगे परसेंट डी, क्योंकि लास्ट में मुझे 9 प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3% डी लिखा हुआ है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं
यहाँ पर ये मैसेज तो लिख देते हैं पर वेरिएबल नाम लिखना भूल जाते हैं, तो ये मैसेज तो प्रिंट हो जाता है, पर %d की जगह एक ऐसा नंबर प्रिंट हो जाता है जो हमें अनप्रिडिक्टेबल रहता है, जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो अभी फ़िलहाल हम क्या हो रहा है कि %d 3 लगे हैं, तो पहले %d की जगह मैं चाहता हूँ a की वैल्यू प्रिंट हो और दूसरे %d की जगह क्या प्रिंट हो, b की वैल्यू, और तीसरे प्रिंटफ की जगह हम चाहते हैं a और b वैल्यू का सम प्रिंट हो। तो आप सीधे एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है a, b, a प्लस b। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम प्रिंटफ की मदद से किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देखिए पहले ही a लिखा है, तो पहले %d की जगह a की वैल्यू आएगी। ठीक है, और b की वैल्यू दूसरे %d की जगह लिखा है, तो वो b की वैल्यू उसकी जगह आएगी, और a प्लस b लिखा है हमारा, तो ये क्या करेगा, तो पहले a प्लस b का सलूशन होगा, यानी a प्लस b जुड़ेगा, तो 4 और 5 आपस में जुड़ के हो जाएगा क्या, 9। इस तरीके से तीसरे %d की जगह पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसे रन कराते हैं %f9। तो अब आप देखिए यस, अब आप देखिए a यहाँ पे आ रहा है कि सम ऑफ 4 and 5 is 9। अब आप यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ a and b is 9। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि a और b में कौन कौन सी वैल्यू है। जैसे अगर हम b में मान लीजिए कर देते हैं हम यहाँ पर 51, ठीक है, और a में मैंने कर दिया क्या, 14। ठीक है, तो अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो बिल्कुल हमारा यही आएगा कि सम ऑफ 14 and 51 क्या आएगा, सम ऑफ 14 and 51 इज 65। ठीक है, तो ये आ रहा है सम ऑफ 14 and 51 इज 65। आप देखिए 4 1 5 5 1 6। तो ये हमने 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हम आगे देखेंगे कि कैसे हम स्कैनएफ का प्रयोग करके यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है स्कैनएफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैनएफ इज़ नॉट अ कीवर्ड, मीन्स स्कैनएफ एक कीवर्ड नहीं है। कई स्टूडेंट इसको कहते हैं कि यह एक कीवर्ड है, जो कि गलत है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, स्कैनएफ इज प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर स्कैनएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यहाँ पर आप सिंटैक्स और फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं। सिंटैक्स स्कैनएफ फंक्शन या सिंटैक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरी लाइन में, मीन्स कि इस लाइन में लिखा हुआ है स्कैनएफ डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इस लाइन में आप देखिए वेरिएबल एड्रेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफायर। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल एड्रेस। ठीक है, स्कैनएफ और उसके पैरेंथेसिस में यहाँ पर लिखा फॉर्मेट स्पेसिंग।
तो पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे %d, %c, %f, और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा से इसको सेपरेट करते हुए वेरिएबल का क्या लिखते हैं, एड्रेस। यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं। तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। और यहाँ पर वेरिएबल के एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल नेम के पहले एक यहाँ पर देखिए सिंबल लगा हुआ है जिसे हम लोग एंड कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है %, होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के एड्रेस को हम क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल्स का यूज करते हैं जिसे हम %, सिंबल कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये %, सिंबल इसको डिनोट कर रहा है। अब हमारा अगर हम चाहते हैं कि एक से अधिक वैल्यू को यूजर से रिसीव करें, कीबोर्ड से लें एक ही स्कैनफ फंक्शन में, तो उसके लिए हम देखेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट्स और कॉमा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम विद %। यहाँ पर हमारा एंड का सिंबल सेपरेटेड बाई कॉमा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्कैनफ के द्वारा हम वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है, इसको हम सीधा सी एडिटर पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्कैनफ फंक्शंस को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो देखिए स्कैनफ का काम क्या होता है, कीबोर्ड से डेटा लेना और उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल तो होना ही चाहिए। अब हम अपने इस पुराने प्रोग्राम को जो है हटा दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए वो हमारा वेरिएबल ए है और दूसरा जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, यहाँ पर बी है। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया ए एंड बी, जबकि एक ही वेरिएबल की हमें ज़रूरत थी। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र एक नंबर इंटर करे और वो नंबर ए में जाए। तो मैंने लिखा है इंट ए बी और उसके बाद लिखा है CLR या CR। उसके बाद क्या लिखा है, CLR या CR, जिससे हमारा क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एक ऐसा फंक्शन जिसके थ्रू हम कीबोर्ड से वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं, और वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है scanf, जिसके सिंटैक्स को हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके पीछे अभी देखा हमने जस्ट। तो scanf फंक्शन में मैंने सबसे पहले क्या लगाया, डबल कोट्स। और ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग %d। ठीक है, और उसके बाद डबल कोट्स और कॉमा के बाद हम क्या लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए। और एड्रेस ऑफ ए के लिए हम लोग %, का सिंबल यूज करते हैं और ए वेरिएबल का नाम, और इसको एज इट इज हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारा प्रिंटफ से इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंबल बना है जिसको हम क्या रीड कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ। तो ये पूरा बन जाएगा क्या, एड्रेस ऑफ ए। और प्रिंटफ में हम क्या करते हैं, हम यही %, सिंबल का यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर मुझे वैल्यू देना होता है। तो ये एड्रेस ऑफ क्या होता है, क्यों होता है, ये हम लोग पॉइंटर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो अभी सिर्फ
सिंटैक्स की तरह ही ध्यान रखकर यूज करेंगे कि हमेशा स्कैनएफ में एम्परसेंड सिंबल लगाना है। तो इस लाइन के चलने से यूज़र एक वैल्यू इंटर कर पाएगा और वो वैल्यू नंबर होंगे। वो वैल्यू क्या होंगे? नंबर होंगे, क्योंकि ये हमारा किस तरह का है? ये हमारा इंट तरह का एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें जिस फॉर्मेट में वैल्यू इंटर करानी है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर करा रहे हैं यहाँ पर क्या? %d। जिस फॉर्मेट में मुझे अपने प्रोग्राम में वैल्यू इंटर करानी होती है उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। जैसे इंटीजर कराना है तो यहाँ पर हमने %d का यूज़ किया। d स्टैंड फॉर क्या होता है? d स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम बिना दशमलव वाला ही नंबर इंटर करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ch। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गेट ch, क्योंकि हमारे पुराने प्रोग्राम में प्रिंटफ लिखा था तो उसको हमने हटा दिया और यहाँ पर मैंने लिखा गेट ch। अच्छा, अब हम जो नंबर इंटर करेंगे उसे स्क्रीन पर भी प्रिंट कराना है। तो कई बार स्टूडेंट प्रिंट और स्कैनएफ के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर मुझे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंटएफ की ज़रूरत है, और यदि मुझे कीबोर्ड से कुछ डेटा लेना है तो मुझे स्कैनएफ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैंने स्कैनएफ का प्रयोग किया है और प्रिंटएफ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है। हम यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर इसका आउटपुट हमारा ब्लैंक आ रहा है। फिर भी एक रिकॉल कर लें हम लोग कि स्कैनएफ 3 काम करेगा। सबसे पहले कीबोर्ड से वो वैल्यू लेगा जो की आपने प्रेस की है, उसी की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट भी कर देगा। इसको कहते हैं इको करना। अब इको क्या होता है? आप जैसे एटीएम मशीन पर कुछ अमाउंट इंटर करते हैं तो क्या होता है? जो आपने की प्रेस करी है वही वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिससे ये कंफर्मेशन होता है कि आपने जो टाइप किया है वो इनपुट हो गया है। तो इसी तरह से स्कैनएफ भी इको करता है। इको आपने साउंड के रूप में भी सुना होगा। जैसा हम कुछ बोलते हैं वही आवाज़ हमें पुनः पलट के सुनाई देती है, वैसे यहाँ पर भी हम जो की प्रेस करेंगे वही हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसी को हम इको करना बोलते हैं। अब स्कैनएफ का काम कीबोर्ड से एक डेटा लेना, वही इको कर देना और उसको बताए गए वेरिएबल में स्टोर कर देना। हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि वेरिएबल ए, यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है वेरिएबल ए, तो ए वेरिएबल में वैल्यू जाएगी। तो रन करते हैं और यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब हम अपने प्रोग्राम में देखें तो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है? सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया है ए नाम का, उसके बाद CLR या CR से स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। इसके बाद हमारा स्कैनएफ फंक्शन चल रहा है, मीन्स वो इनपुट मांग रहा है। तो यदि मैं कीबोर्ड से इनपुट
दूंगा नहीं तो स्कैनएफ का काम पूरा नहीं होगा, ये सदैव मांगता रहेगा। और जब तक काम पूरा नहीं होगा प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा, इसलिए आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब मैं एक नंबर इंटर करता हूं, जैसे मुझे इंटर करना है 35। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर लिया 3, ठीक है, और ये इको हो गया, मीन्स जैसे मैंने 3 प्रेस किया वो आपकी स्क्रीन पर दिख गया, और फिर लिखा मैंने 5, ठीक है, तो ये 35 हो गया। और ये नंबर अभी ए में गया नहीं, क्योंकि अभी मैंने नंबर फिनिश नहीं कराया। अभी तो मैं वैल्यू और भी इसमें लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं 352 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे 2 और टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 और टाइप कर देंगे, यहाँ पर 352 लिख देगा ऐसे, ठीक है। तो हमको 35 ही कराना है, तो हम जितनी भी वैल्यू चाहे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ रेंज। तो स्कैनएफ तब तक वैल्यू लेता रहेगा जब तक आप इंटर की प्रेस नहीं करते हैं। तो अभी जैसे मैंने इंटर की प्रेस किया तो 35 हमारा ए में चला जाएगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो गेट ch लिखा हुआ है उसके कारण स्क्रीन अभी रुका हुआ है, जबकि हमारा 35 हमारे वेरिएबल में चला गया। अब जब मैं कोई की प्रेस करूंगा तो गेट ch का काम ओवर होगा। ये अब हमारा गेट ch का काम ओवर हो गया, जैसा कि हम लोगों ने गेट ch के बारे में इसके पहले पढ़ रखा है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू मैंने इंटर किया उसका यूज हो सके, तो मैं एक प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद प्रिंटफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, और प्रिंटफ में प्रिंट कराता हूँ मैं क्या, ए की वैल्यू, %d डबल कोट्स और कामा के बाद ए। यहाँ पर देखिए %d नहीं लगा तो हमने लिख दिया %d और डबल कोट्स के बाद ए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एज इट इज़ ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा द वैल्यू ऑफ ए इज %d, और डबल कोट्स के बाद आप लोग जानते हैं कि लिखा है कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखिए, अब मुझे वैल्यू इंटर करनी है, तो मैंने वैल्यू, हम जैसे भी कोई और वैल्यू इंटर करेंगे वो वैल्यू हमारी ए में स्टोर होगी, जैसा कि प्रीवियसली हमने देखा। और चूंकि इसके पहले हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया था, इसलिए हमारी वो वैल्यू स्क्रीन पर नहीं दिख रही थी। अब हमने चूंकि इस प्रोग्राम में प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, तो अब हम इसको जब यहाँ पर कंपाइल कराएंगे और हमने यहाँ पर वैल्यू इंटर किया 5 और इंटर की प्रेस किया, तो आउटपुट स्क्रीन पर आ गया कि द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। और पुनः हमने इंटर की प्रेस करके हम अपने प्रोग्राम पर आ गए। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो स्क्रीन पूरा ब्लैंक था, यानी स्क्रीन पर यूज़र को क्या करना है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो स्कैनएफ लिखा है जिससे प्रोग्रामर को पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसने प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेकिन जो यूज़र इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा या इस प्रोग्राम का यूज़ करेगा उसको कैसे पता कि उसे क्या करना है। तो यूज़र की मदद के लिए हम यूज़र को एक डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के माध्यम से स्कैनएफ के पहले एक सूटेबल मैसेज लिखेंगे।
तो यहाँ पर ये यहाँ पर हमने लिखा printf और डबल कोर्स के अंदर प्लीज इंटर अ नंबर, और ये हमने क्लोज कर दिया। तो अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। हमने किया कंट्रोल F9, तो अब स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्लीज इंटर अ नंबर। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए नंबर इंटर किया, क्या 6। तो यूज़र को क्या करना है, अब रन कराने पर उसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब मैंने इंटर की प्रेस किया तो आया द वैल्यू ऑफ ए इज 6। तो इस तरह से एक से अधिक वैल्यू हम स्कैनएफ के माध्यम से इंटर करा सकते हैं। जैसे अब मैं अपने इसी प्रोग्राम में इंट ए और बी दो वेरिएबल लिया हुआ है, और मैं स्कैनएफ के माध्यम से या स्कैनर के अंदर 2% लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 नंबर यूजर से या कीबोर्ड से लेना है। तो इस तरह से 2 वैल्यू हमारा इंटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन में लिखेंगे प्लीज इंटर क्या 2 नंबर, एक सुटेबल मैसेज हम यूज़र के लिए दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद %f में हमने क्या लिख दिया, क्योंकि 2 नंबर इंटर कराना है इसलिए 2% डबल कोट्स और कामा के बीच में लिख दिया। और अब कामा के बाद हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। अब ए और बी के एड्रेस को हम इसके बाद लिख देंगे। और अब हम दूसरे फंक्शन में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि हम ए और बी की वैल्यू को क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ, क्या लिख देते हैं, सम ऑफ %d, ठीक है, एंड %d एंड %d, ठीक है, इज %d, ठीक है, जैसा हम प्रिंटफ फंक्शन में लिखे थे। और उसके बाद हम कॉमा के बाद लिखेंगे a, b, a प्लस b, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमने 2 प्रोग्राम को जोड़ने का, 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम बना दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ और 2 नंबर को इंटर कराऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर इंटर कराया 3, उसके बाद इंटर की 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये 2 नंबर इंटर करा दिए, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा सम ऑफ 3 and 4 इज 7, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसके आगे के लेक्चर में मैं मान के चलूँगा कि आप लोगों को प्रिंटफ और स्कैनएफ फंक्शन आता है। तो पीडीएफ के रूप में जो क्वेश्चंस आप लोगों को भेजे गए हैं, उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को पहले विदाउट स्कैनएफ फंक्शन से यूज़ करिए और उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन के माध्यम से यूज़ करते हुए सारे प्रोग्राम को कर डालिए। ये आपके लिए हितकर होगा।